हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, वरलक्कम। तो आज हम लेके आए हैं बेटा सीयूटी के बारे में बात करेंगे। तो हम सीयूटी के रिगार्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या सिलेबस आता है और ये एग्जाम कब होता है, कब देना होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन एकेडमी में, ब्रिशन एकेडमी में। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट ये रहा। तो स्वागत है आप सबका हमारी ऑनलाइन एकेडमी में। ये हमारे अभिषेक गुप्ता जी, को फाउंडर एंड मैनेजर। इन्हीं के एफर्ट से, इन्हीं के विजन से आज हम और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। इनका ऑनेस्टी के साथ इनका एक डेडिकेटेड वर्क है, जिसकी वजह से आज हम आपके लिए सीयूटी का लेके आए हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो कि आपको सीयूटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। सीयूटी, और यहाँ पे लिखा है सुपर ऑसम। ऐसा सुपर ऑसम क्यों लिखा है? सीयूटी पहले होता क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीयूटी होता है बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि काफी सारी यूनिवर्सिटी आती है, उसका हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अर्लियर इट वाज अंडर एनटीए, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसके अंडर आता था। अब ये जो है एक और एजुकेशनल मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है एजुकेशन सिस्टम ने हमारे, वो है सीयूटी। सीयूटी एक टेस्ट है जो कि 12वीं के बाद सब बच्चों को देना पड़ता है। ये एक तरह का बैकअप प्लान है। अगर आप बैकअप के लिए सोच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, 12th के बाद आपको बहुत सारे क्या देने पड़ते हैं बेटा, एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया। ठीक है, तो उसी के साइड बाय साइड आप सीयूटी की भी तैयारी कर सकते हो, और इसमें कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है आपको। सिर्फ सीयूटी जो आप नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हो या किसी और के लिए पढ़ रहे हो, तो वो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। बेस इसका एनसीईआरटी रहता है और एनसीईआरटी को ही फॉलो अप करना पड़ता है। अब सीयूटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपको सिर्फ 12th पास चाहिए। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अलग अलग परसेंटेज रखते हैं, जैसे जेएनयू। जेएनयू का क्राइटेरिया क्या होता है कि 60% तो मिनिमम चाहिए चाहिए। जैसे एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका जो क्राइटेरिया होता है 55% चाहिए। तो इतने कम परसेंटेज में आपको एक इतना अच्छा कॉलेज जो प्रोवाइड करता है वो सीयूटी के अंडर आता है। तो सीयूटी आपके लिए एडवांटेज है। पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले, ये सीयूटी जो है 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, ठीक है, जिसके परसेंटेज हाई हैं उन्हीं को ही अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे, यानी कि उसमें वो एडमिशन ले सकते थे। बट अब ये सीयूटी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप कोई सा भी कॉलेज ले सकते हो मिनिमम परसेंटेज पर भी। ठीक है, तो सीयूटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक डीयू कॉलेज आ गया आपका। डीयू की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं। तो जैसे हम देखेंगे, बात करते हैं कि डीयू में जो मोस्ट वांटेड रहता है वो रहता है नॉर्थ कैंपस। क्या रहता है बेटा? नॉर्थ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस के अंडर भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, बट इनका जो पहले था क्राइटेरिया क्या होता था, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हिंदू कॉलेज की, तो हिंदू कॉलेज में कट ऑफ जाती थी आपकी 90-95। स्टीफंस में जो आती थी 95 से 100, जो कि सब बच्चों का ड्रीम होता है लेना, लेके आना उसमें एडमिशन लेना, बट काफ़ी का दिल टूट जाया करता था। बट सीयूटी ने आपका दिल जोड़ा है, आपको फिर से एक मौका दिया है कि आप कोई सा कॉलेज ले सकते हो। बस एक सीयूटी का एग्जाम आपको पास करना है। ठीक है बेटा, तो सीयूटी के अंडर जितने भी एग्जाम, जितने भी कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 12th पास होता है, और इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती, और कोई कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। यानी कोई कोई 19 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है, 12th पास करना कंपलसरी होता है। ऑब्वियस सी बात है, 12th पास नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे पढ़ के फिर? तो 12th पास के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड दिए जाते हैं बेटा, जितने भी अटेम्प्ट्स मार सको मार लो। ठीक है, चलिए तो आगे और डिस्कस करते हैं। मैं अनस खान, आपका फिजिक्स के टीचर। तो मैं आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी डेरिवेशन है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आपको मैं समझाऊंगा। मैं एमएससी बीएड होल्डर हूँ और 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं सीयूटी एग्जाम पैटर्न। सीयूटी एग्जाम पैटर्न में देखो, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, एंड जनरल टेस्ट हो गया। लैंग्वेज में आपके पास 33 लैंग्वेज होती है। कितनी बेटा? 33 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें इंग्लिश आ गया, उर्दू आ गया, पंजाबी आ गया, गुजराती आ गया, मराठी आ गया, तेलुगु आ गया।
तो जितने भी आप अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में रह रहा है तो वो अपनी वो रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है और उसके रिगार्डिंग वो कर सकता है। डोमेन में क्या आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पीसीएम की बात करेंगे, यानी कि साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे, तो साइंस स्ट्रीम में जो डोमेन में आता है वो आता है पीसीएम एंड बायो। तो पीसीएम एंड बायो आता है इसमें। पीसीएम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चार आते हैं। चार में से कोई भी तीन लेने पड़ते हैं और हर एक एग्जाम जो होता है वो 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 200 नंबर का होता है। यानी कि 200 नंबर का मतलब क्या हुआ कि हर एक पैटर्न में अगर हम बात करते हैं जैसे लैंग्वेज सेक्शन में, लैंग्वेज सेक्शन में जो आता होता है आपका 45 मिनट्स का दिए जाते हैं आपको। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बेटा कितने होते हैं बेटा? 40। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40। वैसे होते तो क्वेश्चन कितने बेटा? 50। बट इसमें 10 नंबर की आपको क्या मिलती है बेटा? छूट, भारी छूट मिलती है। ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लीजिए, आपकी उर्दू अच्छी है तो उर्दू लीजिए, मराठी अच्छी है तो मराठी ले लो। ठीक है। गुजराती है तमें केम छो, वो भी ले लो। ठीक है, जो लेना है ले लो बेटा। बट ये है कि आपको चूज करना है वाइसली। नेक्स्ट आते हैं हम डोमेन के ऊपर। ये आपको 45 मिनट मिलेंगे आपके इसके लिए और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है बेटा? 5 मार्क्स का। यानी कि 40 इंटू 5 कितना होगा बेटा? 200 नंबर का। यानी कि लैंग्वेज लैंग्वेज जो आ रहा है कितने नंबर का आ रहा है बेटा? 200 मार्क्स का। ये चीज ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन की क्या मिलती है बेटा? भारी छूट मिलती है। दिवाली का ऑफर है, ले लो फटाफट। ठीक है। चलिए तो डोमेन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 2, वो होता है डोमेन। और डोमेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है। तो हम बात करें बेटा किसकी? पीसीबी, पीसीएमबी की। ठीक है। तो हर एक में क्या होगा बेटा? 200 क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि हर एक में कितने मिलेंगे बेटा? 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें। और आपकी मर्जी, आपको कौन सा चूज करना है? पीसीएम लेना है या पीसीएमबी लेना है या पीसीबी लेना है, या आप चूज करोगे। इसमें भी वही सेम है बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बेटा आपके? 50 टोटल नंबर। उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन कितने? 40 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे बेटा? 5 मार्क्स। ठीक है, टोटल इसका भी कितना हो गया बेटा? 200। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। जय माता दी लगा के, ठीक है, किसी का नाम लेके एक्स जेड वाई का नहीं लगाना है आपको। सिर्फ आपको देखना है जो आपके लिए लगता है आपको बेटर है, जो लगता है जिसमें आप श्योर हो, उसी को ही आपको सही मार्क करना है। नहीं तो आप क्या करोगे? आपके पास छूट भी है 10 क्वेश्चन की, नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तीसरा जो आता है पैटर्न, वो होता है आपका बेटा सेक्शन 3, जिसे कहते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप सोचते कैसे हो, आप रीजनिंग कैसे कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। तो कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि उनके पास जो बच्चा आ रहा है वो बिल्कुल एकदम निकात हो। बात समझ में आ रही है? सिर्फ जनरल टेस्ट होता है कि आपकी कैलकुलेशन, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, एप्टीट्यूड आ जाता है, इसमें आपकी रीजनिंग आ जाती है, जनरल अवेयरनेस आ जाती है। तो इसके इस सेक्शन में हम इसके रिगार्डिंग करते हैं। तो एप्टीट्यूड को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता, टेंथ बेस्ड रहता है, तो आपके लिए भी ये आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है? जब आप ट्वेल्थ की जब आप मैथ्स कर रहे हो तो आपके लिए टेंथ की मैथ्स एप्टीट्यूड करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा हल्का होती है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ध्यान देना आपको किसे बेटा? डोमेन पे। डोमेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं कि इसका पैटर्न जो होता है। जैसे मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है बेटा? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये। ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर और हर एक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए नेगेटिव की मार्किंग रहती है, वो होती है -1। तो यहाँ पे आपके 34 क्वेश्चन आते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिस जो टोटल मिला के 170 होते हैं। इसमें कुछ असर्शन रीजनिंग होती है। 4 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज के, और ये 20 नंबर देते हैं आपको। फिर कुछ टेबल बेस्ड मैच द फॉलोइंग होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं 10 नंबर के। और फिर कुछ केस बेस्ड स्टडीज होती हैं जो 10 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। अब इनमें से आपको क्या मिलता है? 10 क्वेश्चन की छूट मिलती है। तो 10 क्वेश्चन यानी कि 50 में से आउट ऑफ 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यानी कि 10 क्वेश्चंस की आपको छूट मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो इस 10 क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है, क्या करना है, ये आपको वाइसली वहां पे देखना पड़ेगा। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है हमारा बेटा? हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिजिक्स जो होती है आपको पता है थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही, आपका भाई पढ़ाएगा बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको मजा आने वाला है बिल्कुल। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी हमारी अकेडमी के अंदर ऑनलाइन। ठीक है, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, भर भर के माल मिलेगा आपको, वाला माल नहीं, पढ़ाई वाला स्टडी मटेरियल कहते हैं इसको। ठीक है। तो हम बात करें बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका आता है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 कौन सा होता है बेटा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला।
और जो चैप्टर 2 है आपका वो आता है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को दोनों को हमने कंबाइन करके क्या मान लिया बेटा, ये मान लिया हमने कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि 1 यूनिट। अब ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो यूनिट है, कम से कम इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंपलसरी आते ही आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन अगर मैंने देख लिए तो यानी कितने होंगे टोटल बेटा, 4 से 5 यानी कि आपका ये 20 से लेकर 25 तक का वेरी करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स का अगर पहला चैप्टर आपको नहीं आया तो मान लो कि पूरी फिजिक्स आपको नहीं है, काटा मार दो। ठीक है, तो बेटा ध्यान से पढ़ना है, सारी चीजें कराऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से विद डेरिवेशन एंड विद न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो उसमें क्या क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, देयर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला ये आता है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि बहुत सारे अगर चार्जेस होते हैं तो उनकी फोर्सेस को हम ऐड कर लेते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ के लिए अलग रहता है, एरिया के लिए अलग रहता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑन एन एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जब हम डाइपोल को रखते थे किसी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक्सपीरियंस करता क्या बेटा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जैसे इसको रखा तो इसने घुमा दिया, ठीक है, डाइपोल को रखा और इसने घुमा दिया, ये सब चीज आपको पता होंगी। फिर से और डिस्कस करेंगे डिटेल में जिसकी वजह से आपको और बढ़िया लगेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, मार्क माय वर्ड्स, एक क्वेश्चन आपका पक्का है, यानी कि 5 नंबर की गॉस थ्योरम आपकी पक्की है। इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसके एप्लीकेशंस होती हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन आपको करनी है, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंट सरफेस, ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल्स, और ये आ गया चैप्टर नंबर 2, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से क्या बेटा, दोनों मिला के इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये पूरा जो यूनिट है 10 20 से 25 नंबर का, 30 नंबर का भी हम कह सकते हैं, ठीक है, हर साल क्या होता है बेटा, वेरी करते हैं। तो एक कंडक्टर आ गया, इंसुलेटर आ गया, ठीक है, इसके अंदर, और चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी होल्ड करने की नहीं होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सीरीज आ जाएगा इसमें, पैरेलल आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वेन ग्राफ जनरेटर। अभी वेन ग्राफ जनरेटर जो है आपका 12th क्लास में नहीं आ रहा, ये डिलीटेड है, बट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो आपकी फिजिक्स में जितनी भी पुरानी जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है, उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर अप करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका यूनिट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 3, ये आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से फिर से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं 2 क्वेश्चन मान लेता हूँ, और 2 क्वेश्चन का मतलब है आपके 10 मार्क्स। लास्ट टाइम इसमें 2 क्वेश्चन आए थे और इससे पिछले दफा इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, तो 10 से 15 नंबर ये वेरी करता है। और ये बहुत ही आसान है। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज होता है मेटालिक कंडक्टर में बहुत अच्छे से ट्रेवल करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर। मोबिलिटी क्या होती है कि कैसे ये फ्लो करते हैं, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ क्या होता है, ये पढ़ते हुए आ रहा है आप 10th क्लास से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम करेंगे, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो इसके अंदर सारे पढ़ेंगे, जो 10th बेस होगा थोड़ा सा अलग से करेंगे। तो बेटा कार्बन रजिस्टर, ये जो है आपका चैप्टर, ये जो है टॉपिक, ये आपका क्लास 12th में नहीं है, बट आपको यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या आता है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपका, तो यानी कि इजी है ये। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन क्या होती है, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रजिस्टर्स आ गए, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये सारा का सारा पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है, और इसकी वीडियोस आपको मिलेंगी तो आपको समझने में और आसानी होगी और आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप होगा। हम यहाँ पे बैठे हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कराने के लिए, और किस लिए बैठे हैं, फालतू में थोड़ी बैठे हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, देखो सेल के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, मिक्स भी करेंगे। किरचॉफ लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन। और एक इसमें आता है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। पोटेंशियोमीटर करता क्या है बेटा, कि दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करता है। तो कैसे कंपेयर करता है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज्यादा डिटेल में, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मैग्नेटिक। तो ये आ गया आपका चैप्टर 2, यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही एकदम कहते हैं ना कि टारगेट पे हिट करने वाली हम आपको अप्रोच बताएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट जो है जब आप पहले और सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे, इसमें काफ़ी कंसेप्ट पहले और सेकंड चैप्टर के आते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड आया था, उसने बताया था कि अगर करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। बायट्स ऑफ लॉ उसका मैग्नीट्यूड देता है करंट का, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का। इसकी एप्लीकेशन जो होती है, स्ट्रेट वायर हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया आपका, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एम्पियर सेकेंडल लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है, उसका आपका स्ट्रेट कंडक्टर में और आपका सिलिंड्रिकल में टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन फिर से देखो बेटा, आपका जो है टॉपिक ओमिटेड है, ठीक है, नहीं आ रहा है, बट आपको यहाँ पे करना है। तो आपको पुरानी वाली सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है वो फॉलो करनी है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, कि अगर दो वायर्स हैं और दोनों आपस में पैरेलली रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। टॉर्क फिर से आया था, जो चैप्टर 1 में आया था, इसमें बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर इनटू एमीटर, सारा करेंगे आपका इसमें, सारी चीजें करेंगे कि इसमें रियोस्टेट वगैरह क्या होता है, सब चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल आया था, ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है ये आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बार मैग्नेट क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, सब पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कैसे करती है ये देखेंगे। और जो आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, पैरा होता है, डाया होता है, फेरो होता है। तो कौन से रिपेल करते हैं, कौन सा अट्रैक्ट करते हैं, और कौन से आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये सारे के सारे से पढ़ेंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट पढ़ेंगे कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी आती है जब उसको मैग्नेटाइज करते हैं हम। तो ये चैप्टर है आपका यूनिट 3 जो है, इसमें से फिर से क्या होगा बेटा, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, तो कितना ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं कर सकते। और यही क्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र है आपको ऊपर ले जाने के लिए, आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज लेने के लिए। तो कुछ भी मिस नहीं करना आपको, करना सारा ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों चैप्टर क्या है बेटा, हलवा। और हलवा खाने में कितना मजेदार लगता है, मीठा मीठा लगता है। तो ऐसे ही चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको मिठास आएगी अपने अंदर से, ठीक है, मिठास लगेगी, मीठा लगेगा, ठीक है, मजा आएगा इन चैप्टर को करने में। इन चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉरवर्ड आते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। और बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, और छोटे चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, बड़े को पकड़ के रखना है और छोटों को छोड़ना नहीं है, अगर आपको क्रैक करना है तो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट्स क्या होता है, पीक क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वोल्टेज, रिएक्टेंस, इंपेडेंस, एलसीआर सर्किट आ जाएगा, इसमें सारी चीज आ जाएगी, रेजोनेंस, पावर, एसी सर्किट क्या होता है, एसी जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ये बहुत ईजी है। चलिए, यूनिट 5 फिर से क्या है बेटा, हलवा। ठीक है, ये हलवा ही नहीं है, इसे खीर मान लो, खीर में भी मिठास होती है। तो ये भी चैप्टर क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आ रहा है, और इसको तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने का तो उसको अच्छे से ध्यान रखना था। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि 5 से 10 नंबर ये आपके वेरी करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो 5 से 10 नंबर आपको अगर चाहिए तो इनको पकड़ लो बेटा, इन खीर को अच्छे से खा लो, समझ में आ रही है। शुगर की टेंशन मत लेना, नहीं होगी आपको, रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो जाएगा, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव्स आ जाती है, जिसमें आपका लाइट वेव होता है, एक्सरे होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, गामा रेज होता है, एक्सरे होता है, रेडियो वेव्स होता है, ये सारी वेव्स आपके आसपास होती हैं। बट दिखती है आपको एक ही, कौन सी बेटा, विजिबल वेव्स, यानी कि लाइट वेव्स। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, इसकी वेवलेंथ अलग होती है, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कौन सी वेव आपको दिखाई देती है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। ये भी जो है आपका 3 से 4 क्वेश्चन कैरी करता है, 3-4 क्वेश्चन, यानी कि ये 15 से लेके 20 नंबर तक वेरी करते हैं। तो आपको इनको ध्यान रखना है बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छे ध्यान रखना है। चलिए अब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि हम इसको छोड़ के हम इसको ऑप्शन में रख लेंगे, नहीं बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये ऑप्टिक्स करना पड़ेगा। आपको पता है कि ट्वेल्थ में सबसे लेंथीस्ट चैप्टर आपका ऑप्टिक्स है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको अगर सर कि पहले मिल जाते तो आज हम क्या बन जाते। ठीक है, तो आपको मज़ा आने वाला है, मेरे साथ रहिए, बने रहिए। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वही वन वन अपॉन में वी प्लस वन अपॉन में यू इक्वल टू वन अपॉन में एफ होता है। और ये कैसे आ रहा है डेराइव डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है एंड इट्स एप्लीकेशन क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट एंड कॉम्बिनेशन, मतलब उसको कभी पास में रखेंगे कभी दूर रखेंगे। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट है, सारे के सारे क्या बेटा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हो गया, जैसे ये जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपका ये डेडिकेटेड है ट्वेल्थ में, बट आपको सीयूटी में पढ़ना पड़ेगा। तो घबराइए मत, आपको मजा आएगा पढ़ने में, मेरे साथ बने रहिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ गया आपका, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, रेडिश अपीयरेंस क्यों होता है सनराइज एट सनसेट पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ह्यूमन आ गया, इमेज फॉर्मेशन आ गई, पावर ऑफ ऑक्यूमेंटेशन आ गया आपका, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, और इनके कैसे कैसे हम उनकी करेक्शन करते हैं, सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो आता है मेन आता है आपका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आता है, ये होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, और आता है टेलीस्कोप। तो ये इनके कैसे इमेज डायग्राम होता है, इनकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो यानी कि सोच लीजिए ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, ऑप्टिक्स में आपका कम से कम इसमें चैप्टर रे ऑप्टिक्स आ जाता है, और आ जाता है आपका वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर मिला के कम से कम 30 से 35 नंबर का आपको देते हैं एडवांटेज। 30 से 35 समझ लो आप, यानी कि आपका ये कम से कम 15 to 20% हो गया आपका। तो पूरे इसका 15 to 20% क्या है बेटा, ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये चैप्टर आ गया आपका दूसरा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट आ जाता है, हाइगन प्रिंसिपल आ जाता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, ठीक है, यूजिंग वेव फ्रंट, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, सारा पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि जब हमारा जो लाइट जाती है स्लिट से और फिर जब दूसरी स्लिट पे जाती है, तो जो लाइट का जो पैटर्न होता है वो अलग हो जाता है। समझ में आ रही है, एक तरफ डार्क एक तरफ ब्राइट, डार्क ब्राइट। तो ये फ्रिंजेस की पोजीशन पढ़ेंगे, विड्थ पढ़ेंगे, एक ये पोजीशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कैसे बन रही है ये भी सारा डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कि सेंटर पे जो आती है आपकी जो मैक्सिमा होती है, यानी कि ब्राइट लाइट होती है, उसकी विड्थ कितनी होती है। Resolving the power of microscope and astronomical telescope, polarization, plane polarized light, Bristol law, use of plane polarized light and polarites। तो ये सारा डिस्कस करेंगे। ये आपका फिर से डिलीटेड है ट्वेल्थ में, बट यहाँ पे आ रहा है, समझ लो। तो ये चैप्टर जो है देखो, पूरा का पूरा पेज जो है आपका ऑप्टिक्स से भर के, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना। तो 30 से 35 नंबर आपको लाने हैं, तो उसको अच्छे से करना पड़ेगा बेटा। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चलेगा, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज ही काम आएगी, और नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया करेंगे। चलिए, मज़ा आने वाला है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये फिर से क्या है बेटा, हलवा। ठीक है, ये फिर से क्या है, एक रसगुल्ला मान लेते हैं इसको। ये फिर से क्या है, मीठी चीज़ है, जो आप अच्छे से खाओगे तो आपको मज़ा आने वाला है। तो इसको अच्छे से याद करिए। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें आपका फोटोलैटिक इफेक्ट आ जाएगा, और इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है डिटरमाइंड हो रखा है। इसमें फोटोलैटिक इक्वेशन आती है, पार्टिकल्स की नेचर ऑफ पार्टिकल्स आ जाता है, मैटर वेव्स क्या होती है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या होता है, और आपका एक्सपेरिमेंट आ जाता है। इसकी सिर्फ कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर से क्या आ गया, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखिए एटम्स न्यूक्लियाई फिर से क्या है बेटा आपका, बढ़िया चैप्टर है, आसान है, इजी है। तो एटम्स में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट सारे क्या बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में अगर समझोगे तो सारा का सारा चैप्टर पूरा आपको इजी समझ में आएगा। तो इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग समझेंगे, रदरफोर्ड ने क्या दिया था, क्या बोला गया था कि कैसे अल्फा पार्टिकल जाती हैं, वो कैसे स्कैटर्ड होती हैं, स्मॉल एंगल से लार्ज एंगल से, कुछ रिटर्न बैक हो जाती हैं, कुछ इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, सारे पढ़ेंगे। भोर भैया ने आगे क्या मॉडल दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ट्रैवल करते हैं। कभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी चले जाते हैं, हाई से लोअर आ जाते हैं।
तो सारे चीज पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सारे पढ़ेंगे। और ये जो है आपका रेडियो एक्टिविटी, ये डिलीटेड है आपका फिर से 12th में, बट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा डिके पढ़ेंगे हम इसमें, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिके लॉ पढ़ेंगे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम अलग से वो करते हैं, मेजर करते हैं, तो उनका मास अलग आता है। जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो मास अलग हो जाता है। तो उसमें कुछ क्या आया था बेटा, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होती है बेटा, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा, बाइंडिंग एनर्जी में। तो उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉमिक बम बनाना है तो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ो, फिजन पढ़ो। अगर आपको एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो फ्यूजन पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिएक्शन से आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब देखो बेटा ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि आपके ये सारे जो हैं 10 मार्क्स से, तो मान लो बेटा 200 नंबर का है, 10 मार्क्स का इसके मान लो 10 और 5 नंबर इसके, तो 15 मार्क का ये है। तो टोटल आप देख रहे हो बेटा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का है। 5 से 10 तो हर एक चैप्टर है ही, 5 नंबर का तो है, क्योंकि बेटा 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है, ये है आपका सेमी कंडक्टर। कौन सा बेटा, ये सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है बेटा, सेमी कंडक्टर है ये। सेमी कंडक्टर के अंदर क्या आता है बेटा आपका, तो कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस करेंगे। इसमें डायोड आ जाता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग आता है, रिवर्स बायसिंग आता है, और रेक्टिफायर आया था। रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, और यही हमारे इन्वर्टर्स में यूज होता है। एलईडीज क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, जीना डायोड क्या होता है। जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर आ गए कि कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स आ गए, और एंड नॉट एंड नॉर, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इजी है ये चैप्टर भी। कम से कम आपका 5 से 10 नंबर का वेरी करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, और ये सारे के सारे टॉपिक आपको करने हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है आपका 12th क्लास में पूरा का पूरा क्या है बेटा, ओमिटेड है, ठीक है। बट हमें क्या करना है बेटा, पूरा का पूरा से करना है। तो इसमें एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आ गए, बैंडविड्थ आ गई, सिग्नल आ गया, पिच आ जाएगी, बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम आ जाएगा, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, स्काई स्पेस वेव प्रोपोगेशन आ जाएगा, नीड फॉर मॉड्यूलेशन कि हमें उसको मॉडिफाई क्यों करना पड़ता है, उसकी एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ाना पड़ता है, सब का सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये फिर से क्या है बेटा, एक इजी चैप्टर है, इजी कंसेप्ट है। देखो इस पेज पे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर है बेटा, पांचों पांचों क्या है बेटा, इजी है। और ये 5 चैप्टर मिला के कम से कम आपके 50 से 60 नंबर देंगे आपको, 50 से 60 नंबर। तो ये क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। मैं हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीयूटी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और मैं नहीं चाहता कि आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को भी मिस करें। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक, और इसके बाद जो हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, आप लेक्चर देखिएगा, आपको मजा आएगा, आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा सबको, मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं, आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके सीयूटी के लिए भी। और बेटा मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से मिलता हूँ। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।